हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज एंशिएंट हिस्ट्री के यूपीएससी के पीवाई क्वेश्चन को लेकर के आई हूं मैं। जैसा कि चेयरमैन ने कहा बीपीएससी के कि अब जो क्वेश्चन जो है ना वो थोड़ा टफ किया जाएगा, क्योंकि बीपीएससी ना बहुत इजी क्वेश्चन पूछा करता था। तो आप समझिए कि पीसीएस के क्वेश्चन को टफ करने की बात की जा रही है, तो वो लेवल जो है वो कहाँ लेकर के जाएगा। तो यूपीएससी के पीवाई क्वेश्चन को इस बार देख करके जरूर जाना है। तो धीरे धीरे करके हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री, मिडियावल और मॉडर्न, क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हिस्ट्री से 35 मार्क्स का क्वेश्चन, लगभग 35 मार्क्स का क्वेश्चन तय है। ठीक है, तो 3 बटा हुआ है सेक्शन में, एंशिएंट, मिडियावल और मॉडर्न। तो आज ये पहला लेक्चर होगा जो एंशिएंट से संबंधित है। तो जो भी पीवाई क्यू क्वेश्चन है यूपीएससी में पूछा हुआ, डेफिनेटली इसको करके जाइएगा। तो जो टफ क्वेश्चन है पीसीएस के लिए, जो टफ क्वेश्चन है वो यहीं से देखने के लिए मिलेगा आप लोगों को। तो शुरू करती हूँ, जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है, मास्टर वीडियो होगा ये एंशिएंट हिस्ट्री के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करती हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए दिख रहा है आपको, पहला क्वेश्चन है ये कि प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकाई, पुमपुहार और मुरुचि, ये जो शब्द है ये काफी विख्यात है। तो ये किस चीज के लिए फेमस है? तो अगर आपको ये सब नहीं भी पता होगा तो पुमपुहार बहुत कॉमन है। पुमपुहार क्या था? पोर्ट था, पतन। पुमपुहार क्यों फेमस है? ये बंदरगाह है, पोर्ट है। ठीक है, तो हो सकता है क्वेश्चन देखने को मिल जाए आपको कि भारत के संदर्भ में कोरकाई, पुमपुहार और मुरुचि जो है वो किस लिए फेमस है? तो ये पोर्ट है, पतन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करती हूं मैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि धन्यकटक जो कि महासंघिक के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र था, ठीक है ना, बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ है, इनमें से निम्नलिखित में से ये कहां पर अवस्थित था? ठीक है, एक जगह है धन्यकटक, पूछ रहा है कि ये जो धन्यकटक है वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, एक प्लेस है जो कि बौद्ध धर्म में विख्यात हुआ है, फेमस हुआ है। ये कहां पर है? 4 ऑप्शन दिया है, आंध्र है, कलिंग है, गांधार है, मगध है। ठीक है, तो ये जो है वो आंध्र प्रदेश, आंध्र में है ये। ठीक है, बाकी ये यही चीज लिख करके एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। तो जहां भी, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है, तो जहां भी जरूरत होगा एक्सप्लेनेशन का मैं एक्सप्लेन भी करूंगी, अदरवाइज पीडीएफ दे दूंगी मैं आपको, इसको देख के जाना है। मैंने कहा ना कि जब पीसीएस कह रहा है कि मैं टफ करूंगा तो वो किस लेवल तक जाएगा? यूपीएससी के लेवल तक जाएगा। और यूपीएससी के सारे पीवाई क्वेश्चन को अगर आप देख लेते हैं तो डेफिनेटली जो हार्ड क्वेश्चन होगा वो आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ मैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित मूल ग्रंथों पर विचार कीजिए। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर, नीति प्रकरण, अवदान शतक, परिशिष्ट प्रवर्तन, त्रिशटी लक्षण, महापुराण। ठीक है, 4 नाम दिया हुआ है और यहाँ पर ऑप्शन भी दिया हुआ है। डेफिनेटली पीडीएफ जो है वो हिंदी का है तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन इंग्लिश वाले भी इसी तरीके से पढ़ेंगे, एक बार सुन भी लेंगे तो काम आसान होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, कि उपरोक्त में से कौन जैन ग्रंथ से संबंधित है? चारों में से कौन जो है वो जैन ग्रंथ से संबंधित है? ऑप्शन देखने से पहले आप यहाँ देख लीजिए, ऐसे तो ऑप्शन बी विल बी आंसर। 2 और 4 जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है ना, ये देखिए 2 और 4 ये दोनों जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। लेकिन आपको यहाँ पे बता दिया है कि अवदान शतक संस्कृत में है, जो बौद्ध के किंवदंती का संकलन है, लगभग उसी समय पर अशोक वदान के समय का है ये। ठीक है, लेकिन परिशिष्ट प्रबंध जो है वो स्थार बलि चरित्र के नाम से जाना जाता है, जो हेमचंद द्वारा 12वीं शताब्दी में संस्कृत महाकाव्य है, जिसमें प्रारंभिक जैन शिक्षक, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, जैन शिक्षक बोल रहा है, के इतिहास का विवरण दिया हुआ है। ठीक है, उसी तरीके से 63 लक्षण महापुराण जो है वो राष्ट्रकूट शासक अमोद वर्ष के शासनकाल के दौरान आचार्य जीन सेन के द्वारा, तो जहां तो जीन सेन आ गया तो आपको समझ में आ जाएगा, बड़े पैमाने पर रचित है और उनके शिष्यों द्वारा पूरा किया गया जैन ग्रंथ है। तो जीन सेन, जीन का मतलब आप लोग को पता होगा, तो इसका मतलब क्या कि ये 2 और 4 ये दोनों जो है वो जैन धर्म से संबंधित है, यही पूछ रहा था आपको क्वेश्चन में। और अवदान शतक और नीति प्रकरण जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो ये दोनों नहीं होगा, 2 और 4 आंसर होगा। तो इन चारों में से ऑप्शन कहाँ है? बी, बी विल बी आंसर। तो इसको देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं मूव करती हूँ। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अदरवाइज
टेलीग्राम का जो लिंक है वो दिया हुआ रहेगा आपको, ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहां पर जाकर के टेलीग्राम से जुड़िएगा, वहां पर पीडीएफ जो है फ्री में अवेलेबल करा दिया जाता है, तो वहां से लेकर के आप लोगों को एक बार फिर से रिवीजन करने का काम आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए चौथा क्वेश्चन, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, ऐतिहासिक व्यक्ति किस रूप में जाने गए हैं। 4 नाम दिया हुआ है, आचार्य जैन विद्वान है, ठीक है, दिगनाथ बौद्ध विद्वान, ठीक है, नाथ मुनि वैष्णव विद्वान, 3 नाम दिया गया है। और पूछता है कि उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही है, ठीक है ना। सही पूछ रहा है कि कोई भी एक युग्म नहीं, कोई एक युग्म, कोई 2 युग्म, और इनमें से सभी 3, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन है कि ऑप्शन के ऊपर ऑप्शन, यही यूपीएससी का ट्रेंड है। और आपको 69th में ये काफी देखने को मिला होगा। ये एक तरीके से टाइम भी लेता है, 150 क्वेश्चन में इस तरीके का क्वेश्चन जो पिछले बार भी जो किया गया था, बहुत सारे ऐसे बच्चे भी थे जो 150 में 150 क्वेश्चन को देख भी नहीं पाए थे एग्जामिनेशन हॉल में। तो ये वीडियो ये भी सिखाएगा कि टाइम कैसे सेव करना है, ठीक है। अभी तक जो आप लोग 1 लाइनर फॉलो कर रहे थे रेलवे की तरह, है ना, जो 1 डे एग्जाम होता है, तो उससे ट्रेंड चेंज हो गया है, ऑप्शन पे ऑप्शन दिया जाता है। तो इसको क्या पूछा कि जो ऐतिहासिक व्यक्ति का दिया गया है ये किस रूप में जाने जाते हैं, और 3 नाम दे दिया है, और उसमें से बोल रहा है कि कौन सही है। तो ये बता रहा है कि आंसर जो 3 है, केवल 2 युग्म, इनमें से जो है 2 युग्म सही है, वो 2 युग्म जो है वो सही है। इन तीनों में से 2 सही है, कि जैसे आर्यदेव जैन विद्वान, नाथ मुनि वैष्णव विद्वान, ये अलग अलग पढ़िएगा, अलग अलग पढ़िएगा। और दिगनाथ कौन थे, बौद्ध विद्वान थे। अब इनमें से आपको बताया है कि आर्यदेव जो है ना, वो 3री शताब्दी नागार्जुन के शिष्य, प्रारंभिक भारतीय माध्यमिक दर्शन के विकास के लिए एक केंद्रीय व्यक्ति थे, ठीक है। अगर इतना नहीं भी पता तो इतना तो पता ना, नागार्जुन जो है ना वो आपको बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो यानी आर्यदेव भी क्या है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो एक गलत हो गया, एक यहीं पर गलत हो गया, ठीक है। तो बाकी का 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बाकी का 2 क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो दिगनाथ जो, क्योंकि दिगनाथ ऐसे देखने से लग रहा है जैन धर्म से, तो रट लीजिए, अगर नहीं आता है तो रट लीजिए कि दिगनाथ। हो सकता है कि यही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए टफ के नाम पर, ठीक है। तो आर्यदेव यहाँ पे डिटेल यही दिया है कि ये नागार्जुन के शिष्य थे। तो माध्यमिक, तो नागार्जुन तो पता है ना कि ये बौद्ध धर्म से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इनमें से ये नाथ मुनि वैष्णव विद्वान और दिगनाथ बौद्ध विद्वान, ये दोनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये वाला थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि क्वेश्चन रहता है। देखिए, न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई भी व्यक्ति दास हो सकता था। स्त्री दास अपने मालिक के सत्संग से पुत्र जनन करने पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती है, ये भी सही है और ये भी सही है। यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिलता था। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दास के बारे में बात किया गया है, और वहां यह भी लिखा गया है कि भारत में दास प्रथा था, और दास प्रथा जो है ना उतना सख्त नहीं था जितना कि आपको मिडिल ईस्ट में मिलेगा, ठीक है। तो उसको वहां पर पढ़िएगा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कि कौन सा अनुसरण करता है। तो ये तीनों सही, ठीक है, ये नहीं होगा, तीनों सही है, ठीक है ना, 1, 2 और 3, ऑप्शन डी, तीनों ही सही था कि भारत में दास प्रथा था, ठीक है ना। और न्यायिक दंड के स्वरूप दास, कोई भी व्यक्ति दास हो सकता था। अगर स्त्री, ठीक है ना, अगर स्त्री दास है और अपने मालिक को अगर पुत्र दे देती है तो स्त्री दास जो ये है ग्रुप है उससे निकल जाती थी, ठीक है ना, आजाद हो जाती थी। और वो जो पुत्र है, तीसरा ऑप्शन में, वो जो पुत्र है उसको मालिक के पुत्र के का होने का दर्जा मिलता था। तो ये तीनों ही सही है, ठीक है। ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन 6 पे चलते हैं हम लोग। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस को देखना है, तो जो भी मैं बोल रही हूँ उसको एक बार सुन भी लीजिएगा तो काम आएगा, ठीक है ना। नोट्स बना सकते, पीडीएफ मिल जाएगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अशोक के प्रमुख वह स्थान जिसमें शिलालेखों का स्थान राज्य में है, ठीक है ना। अशोक के प्रमुख वह स्थान जिस शिलालेखों के स्थान राज्यों में है, ठीक है। तो पूछ रहा है कहाँ कहाँ पर अशोक के जो शिलालेख है, ठीक है ना। धौली उड़ीसा, एररगुडी आंध्र प्रदेश, कलसी और जोगाड़ मध्य प्रदेश, ठीक है। तो इसका आंसर
कौन, फिर से ऑप्शन के ऊपर ऑप्शन, कि इनमें से कौन सा युग्म जो है वो सही है, केवल एक युग्म, केवल तीन युग्म, केवल दो युग्म और केवल सभी चारों। ठीक है, तो बता रहा है कि बी सही होगा, क्योंकि धौली जो है, धौली उड़ीसा में स्थित है और इरारगुडी आंध्र प्रदेश में है। ठीक है ना। देखिए जोगाड़ जो मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है वो कहाँ पर है, उड़ीसा में है, और कलसी जो है वो कर्नाटक जो दिखाई दे रहा है वो कहाँ पर है, उत्तराखंड में। ठीक है, वो उत्तराखंड में। तो ये जो नीचे वाला ये दो गलत है, तो इसीलिए सिर्फ एक और दो जो है वो सही हो जाएगा। तो इनमें से केवल दो युग्म जो है वो सही हो जाएगा। तो आपको इसी तरीके से आंसर को वहां पर लगाना है और आगे बढ़ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ऐतिहासिक स्थान एक तरफ दिया हुआ है, ठीक है, और ख्याति का कारण, एक तरफ स्थान का नाम और दूसरा कि क्यों प्रसिद्ध है वो। ठीक है, तो जैसे बुर्ज होम, बुर्ज होम पढ़े होंगे आप लोग, अभी क्यों प्रसिद्ध है मैं वहां नहीं बता रही क्योंकि मुझे ये पूरा एलोबरेट करना है। तो बुर्ज बुर्ज होम पढ़े होंगे आप जम्मू कश्मीर में, यहाँ लिख रहा है कि ख्याति का कारण ये है कि शैलकृत देव मंदिर है वहां पे। तो आप लोग भी इसको छांट सकते हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। बुर्ज होम क्यों प्रसिद्ध है सबको पता है। चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला के लिए प्रसिद्ध है, और गणेश्वर जो है वो ताम कलाकृतियों के लिए, यानी कॉपर का जो कलाकृति होता है उसके लिए प्रसिद्ध है। फिर से यहाँ पे ऑप्शन बनाता है केवल एक सही, एक और दो सही, तीन सही और दो और तीन सही। ठीक है, अब यहाँ आपको ऑप्शन देता है कि युग्म दो और तीन जो है ना वो सही है, दो और तीन सही है, क्योंकि बुर्ज होम जो है वो किस लिए फेमस है, जम्मू कश्मीर में है, और वो गर्त उसमें क्या आप पढ़े होंगे पाषाण काल में, है ना, पैलियोलिथिक पीरियड का है ये, कि यहाँ पर क्या था, बुर्ज होम में आपको जो जो शव होता है, मतलब जो लोग होते हैं दफनाया जाता था, युगम समाधि, ठीक है ना, उस चीज के लिए वहां पर फेमस था वो, है ना। तो ये तो ऐसे ही कट जाएगा, एक जो है वो ऐसे ही कट जाएगा, पेलियोलिथिक से ये संबंधित है। तो ये पूरा का पूरा उसी तरीके से आपको लिख के दिया जाएगा कि बुर्ज होम एक ऐतिहासिक स्थल था जो श्रीनगर कश्मीर में है, और यहाँ पाए जाने वाले बुर्ज पेड़ों के लिए ये प्रसिद्ध है। तो ये भी है, बुर्ज पेड़ के लिए भी प्रसिद्ध है ये, लेकिन वो पेलियोलिथिक वाला भी याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें दो और तीन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गुप्त वंश के पतन को लेकर के आरंभिक 7वीं शताब्दी में महेंद्र वर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों का शासन था। ठीक है ना, तो उत्तर भारत का काल आप जानते होंगे। ठीक है ना, भारत अगर बात किया जाए तो उत्तर आपको उत्तर गुप्त, ठीक है ना, गुप्त के बाद का बात कर रहा है, तो शुरू से ही बना लीजिए ना कि महेंद्र वर्धन, ठीक है ना, महेंद्र में वर्धन वंश, यानी हरियाणा में कौन था, तो वर्धन वंश। उत्तर, अगर उत्तर गुप्त अगर आप समझ गए कि उत्तर गुप्त में कौन कौन सा है, तो ऐसे ही आपका आधा लेटर गुप्ता पीरियड में कौन कौन सा राज कर रहा था, तो ऐसे ही आधा आपका समस्या जो है वो खत्म हो जाएगा। ये मैं अलग से, ठीक है ना। देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि गुप्त वंश का जब पतन हुआ था से लेकर के आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों का शासन था। तो अपने से बना लीजिए कि यहाँ पर हरियाणा था, ठीक है ना, हरियाणा में क्या चल रहा था, वर्धन वंश, ठीक है ना, पुष्यभूति या वर्धन वंश, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर लिख लीजिएगा जो ये जो आपको यूपी का जो था कन्नौज, कन्नौज का लड़ाई भी होगा, त्रिपक्षीय संघर्ष, तो कन्नौज में कौन था, मौखरी वंश था, मौखरी, खुद से ही बना लीजिए। उस समय जो पटना है, जो बिहार है, उसकी ख्याति कम हो गई थी, और बिहार में उस समय उत्तर गुप्तों का, उत्तर गुप्त, ठीक है ना, उत्तर गुप्तों का शासन चल रहा था। यह है बिहार आपका, ठीक है। उसी तरीके से बिहार के नीचे बंगाल है, बंगाल में कौन शासन चल कर रहा था उस समय, गौड़ का शशांक ने बौद्धि वृक्ष को काट दिया था, ठीक है। मध्य प्रदेश में मालवा शासक, मध्य प्रदेश में कौन थे, मालवा शासक, और यशोवर्मन का शासन था, यशोवर्मन का शासन था। और आपको ये गुजरात वाला जगह पर आपको गुजरात के जगह, गुजरात में आपको कौन मिलेंगे, वल्लभी के मैत्रक, गुजरात में, गुजरात को क्या बोलते थे, वल्लभी बोलते थे उस समय। तो गुजरात के कौन मिलेंगे, मैत्रक वंश। तो खुद से वंश लिख लीजिए, एक बार जहां पर आप उत्तर गुप्त को कर लिए, यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है, ये पूरा लिख लीजिएगा। तो ये ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा आपको कि कौन कौन सा शासन था। तो मगध में गुप्त, मैंने कहा ना मगध में उत्तर गुप्त का शासन चल रहा था, तो सही हो जाएगा। मालवा में परमार, तो परमार नहीं, यशोवर्मन का शासन चल रहा था। कन्नौज में मौखरी, बिल्कुल कन्नौज में मौखरी सही हो जाएगा। वल्लभी में मैत्रक, बिल्कुल सही है। और देवगिरी के यादव,
ये नहीं होगा, ठीक है ना। थानेश्वर में, ठीक है ना, ये जो है ना वर्धनगढ़, ये हरियाणा का जो नाम है थानेश्वर, थानेश्वर था इसका नाम, ठीक है। तो थानेश्वर में कौन चल रहा था, पुष्यभूति वंश चल रहा था। तो अब आप ऑप्शन खुद ही लगा लीजिए, 1 3 1 3 4 6, ठीक है ना, 1 3 4 6, 1 3 4 6, ऑप्शन बी विल बी आंसर। तो इस तरीके से लगा लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ लिखा है कि ऑप्शन बी सही है, उसके बाद लिख करके दिया है, तो वो बना लीजिएगा आप लोग, हो जाएगा आप लोग का काम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है ना। ये थोड़ा ऑप्शन गलत है, देखिए कौन सा सही है, अजंता गुफा बाघोरा नदी की घाटी में स्थित है, ये सही है। अजंता गुफाएं बाघोरा नदी के घाटी में स्थित है, बाकी ये सब गलत है। सांची स्तूप चंबल नदी, ठीक है, गलत हो जाएगा। पांडुलेखा गुफा देव मंदिर नर्मदा घाटी के में स्थित है। अमरावती स्तूप गोदावरी नदी घाटी में स्थित है, बाकी सब गलत है। ऑप्शन 1 सही है। अगर आना होगा तो इससे क्वेश्चन आ जाएगा, पूरा व्याख्या करके देता है आपको यहाँ पर, ठीक है, कि व्याख्या 1 सही है, क्योंकि बाघोरा नदी जिसे टाइगर नदी के नाम से भी जाना जाता है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है और इसकी घाटी में प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं हैं। बाघोरा नदी अजंता गुफाएं, ठीक है, तो ये सही है, ठीक है, बाकी पढ़ लेंगे आप लोग। यहाँ देखिए, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है। मिताक्षरा ऊंची जाति की सिबिल विधि है और दाई भाग निम्न जाति की सिबिल विधि है। मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकता है, जबकि दाई भाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत पुत्र संपत्ति पे अधिकार का दावा कर सकता है। मिताक्षरा व्यवस्था किसी परिवार में केवल पुरुष सदस्यों की संपत्ति के मामलों पर विचार करती है, जबकि दाई भाग व्यवस्था परिवार के पुरुष एवं महिला सदस्य दोनों की संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है। तो मैं बता दूं आप लोग को कि जब भी आप लॉ पढ़िएगा, ठीक है ना, तो सिविल लॉ जो कानून होता है ना हिंदुओं में, ऐसे तो हिंदू और मुस्लिम दो आपको कोर्ट मिल जाएगा, लेकिन सिविल लॉ हिंदुओं में भी मिताक्षरा और दाई भाग दो है, ठीक है। जो मिताक्षरा जो है ना वो पूरे भारत में है और दाई भाग बंगाल असम के कुछ रीजन्स में है, ठीक है। अब दोनों ही जो सिविल जो आपको विधि मिलेगी, सिविल लॉ जो आपको दोनों ही मिलेगी, दोनों ही में ही संपत्ति के जो अधिकार की का जो बात है वो किया गया है, ठीक है, पुत्र के लिए और ये सभी के लिए। तो जैसे ये बोलता है कि मिताक्षरा ऊंची जाति की सिविल विधि थी और दाई भाग निम्न जाति की सिविल विधि, ऐसा कुछ नहीं, बस मैंने कहा ना रीजन चेंज है। मैंने बोला कि शेष भारत में है ना, भारत में सभी जगह मिताक्षरा चलता है, जबकि आप इधर जब ईस्टर्न में जाइएगा भारत के, आप असम वाला रीजन में, तो वहां दाई भाग चलता है। यहाँ ऊंची जाति और निम्न जाति की बात है ही नहीं, तो ये कट जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पे अधिकार का दावा कर सकता है, जबकि जो दाई भाग है उसमें मरने के बाद किया जाता है, ये सही है, ठीक है, ये सही है। सेकेंड वाला सही है कि जीते जी जो है ना मिताक्षरा और दाई भाग वाला, ये सही है, ठीक है। उसी तरीके से मिताक्षरा व्यवस्था जो है वो किसी, देखिए दोनों ही व्यवस्था है, दोनों स्त्री के संपत्ति जो अधिकार है उस पर बात की जा रही है, तो दोनों ही जो लॉ है, सिविल जो कानून है, उसमें स्त्रियों की थोड़ी थोड़ी संपत्ति की बात की गई है। हाँ ये सही है कि मिताक्षरा में स्त्रियों को ज्यादा अधिकार नहीं दिया गया है, बस स्त्री धन जैसे कुछ चीजों की बात की गई है, लेकिन आप पूरी तरीके से नहीं नकार सकते कि आप मिताक्षरा में नहीं मिल रहा है और दाई भाग में मिल रहा है, ऐसा नहीं कर सकते। दोनों में ही थोड़ा ही मिला है, लेकिन दोनों में ही स्त्री के लिए भी बात की गई है, तो इसीलिए यहाँ पर 2 और 3 सही हो जाएगा, ठीक है ना, 2 और 3 सही हो जाएगा आपको। यहाँ पे देखिए केवल दो के लिए ये लिख रहा है, लेकिन यहाँ पर दोनों ही, लेकिन ठीक है, इसको ये कर सकता है कि हाँ केवल वर्ड के कारण ना 2 को डाल दिया होगा, ठीक है ना, केवल के कारण आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है ना। सही पूछ रहा है, गलत नहीं पूछ रहा है ना, गलत पूछता तो फिर हो जाता, ठीक है, बी को मार सकते हैं आप। और यहाँ पर आपको लिख करके भी दिया हुआ है, व्याख्या दिया हुआ है कि ठीक है, मिताक्षरा और दाई भाग जो है हिंदू कानून है, उच्च और निम्न जातियों से जुड़े हुए हैं दोनों ही, यह कथन बिल्कुल भी सही है, ठीक है, दोनों ही जातियों से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर तो ये बोल रहा था कि अलग अलग है,
मिताक्षरा ऊंची जाति की जबकि विधि है और जबकि दाएं भाग निम्न जाति की विधि है, तो एक तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। तो इसमें से जो भी एक वाला ऑप्शन है ऐसे छट जाएगा, केवल 2 के कारण वो ऑप्शन बी दिया हुआ है। ठीक है, तो जो मैं स्टोरी बता रही थी ना स्त्री धन वाला, उसको याद रखिएगा। हो सकता है क्वेश्चन इस बार थोड़ा ट्विस्ट करके दे दे, बाकी आप ये पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करती हूँ मैं। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धार्मिक इतिहास के संदर्भ में, ठीक है, स्थान देखिए, बार बार कह रही हूँ कि बौद्ध धर्म से है और या जैन धर्म से, यहाँ से क्वेश्चन आता है। और अगर बौद्ध धर्म में टफ बनाने की कोशिश करेगा, ट्राई करेगा, तो फिर वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा करके देगा। स्थावीरवाद महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन, लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा है। तीसरा, महासंघिकों द्वारा बुद्ध के देवतारोपण में महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया गया है। देखिए इसको थोड़ा मिला के लिख दिया है, थोड़ा आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो इसमें क्या है कि कौन सही है ये बतलाना होगा, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है ये बतलाना है। ठीक है, अब इसमें भी ऑप्शन दिया है 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 और 1, 2 और 3 ऐसे करके दिया हुआ है। ठीक है, तो देख लीजिएगा, स्थारीर महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो यहाँ पर तो बी हो जाएगा। 2 और 3 सही है, ये 2 और 3 सही है, आप इसको पढ़ सकते हैं। क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये जिस किताब से लिया गया है वहां पर थोड़ा सा ऑप्शंस को इधर उधर किया गया है। ठीक है, हाँ ये थेरवाद से संबंधित है और यहाँ सही पूछ रहा है। हाँ अच्छा, महायान ठीक तो है, महायान दिया हुआ है। ठीक है, थेरवाद से संबंधित है। ठीक है, थेरवाद से संबंधित है, तो इसको ये कर लीजिएगा, तो ये गलत हो जाएगा, बाकी ये दोनों क्या है, सही है। पूरा पढ़ लेंगे आप लोग, पूरा पढ़ लेंगे बौद्ध धर्म वाला। भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय हुआ था। महेंद्र वर्मन के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना हुई थी। परांतक द्वारा चोल सत्ता की स्थापना हुई थी और गोपाल द्वारा पाल राजवंशों की स्थापना हुई थी। उपयुक्त घटनाक्रमों को सही, जो सही है ना, सही कालक्रम के साथ मतलब अरेंज करना है। बस क्या करना है आपको, अरेंज करना है। और यहाँ स्पीड के साथ लिख करके दिया हुआ है कि प्राचीन काल की निम्न घटनाओं को सही क्रमांक इस प्रकार से। सबसे पहले महेंद्र वर्मन के अंतर्गत पल्लव जो है, पल्लव की स्थापना होगी। उसके बाद गोपाल के द्वारा पाल वंश की स्थापना की जाएगी। ठीक है, इसका काल भी है 750 से 770। उसके बाद राजा भोज के द्वारा प्रतिहारों का उदय होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, लास्ट परांतक प्रथम के द्वारा चोल शक्ति की स्थापना की जाएगी। तो क्रम से ही सजाना था इसको। ठीक है, और इस तरीके से देखिएगा तो पहले 2, 4, 1 और 3, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा ना वो आंसर हो जाएगा। आप लोग को क्या करना है, देखिए आप लोग को क्या करना है, हमें तो, मुझे तो पूरा का पूरा आपके लिए मैराथन बनाना है। आपको क्या करना है, इस ईयर को, ईस्वी को अलग लिख लेना है। ठीक है, और उससे देख लेना है कि अगर मान लीजिए किसी राजा को इसमें से सभी को एज इट इज ना छापे, ठीक है ना, दो ऑप्शन इसमें से दे, 2 अलग से बनाए, तो उस स्थिति में भी आप लोग ऑप्शन तक, आंसर तक पहुंचने के लायक हो सके। तो आप लोग को ईस्वी भी सही से याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, मैंने कहा ना, अगर टफ बनाने का कोशिश करेगा तो फिर यूपीएससी के पीवाई क्वेश्चन को देगा। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, याद से जो मॉडर्न है, मॉडर्न हिस्ट्री, उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों के प्राय उल्लेखित हुंडी शब्द, हुंडी को स्वरूप में परिभाषित करता है। ठीक है ना, तो हुंडी, तो आप ये हुंडी क्या होता है, एक तरीके से विनिमय पत्र जिसको कहते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है ना, विनिमय पत्र होता है हुंडी। तो बस यही तो पूछा है कि हुंडी होता क्या, इसमें तो कुछ पूछा भी नहीं। तो हुंडी क्या होता है, तो विनिमय पत्र या बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह। ठीक है ना, सामान खरीदने के लिए ये लिखित रूप में दे दिया जाता था। ठीक है, ताकि पैसा जो है ना मार्केट में उतना लेकर के जाने की जरूरत नहीं है। फिर जब वहां से जो जिसको दिया गया है ये हुंडी या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज, वो जिसके पास से दिया गया है वहां जाएगा और उसके एवज में जो भी पैसा होगा या जो भी सामान होगा, बाटर सिस्टम चलता था, तो वो वहां से उसको ले सकता था। तो सिंपल सा पूछ रहा है कि हुंडी क्या होता था। तो हुंडी जो होता है वो विनिमय पत्र होता था।
बिल ऑफ एक्सचेंज होता था, एक टाइप है, ठीक है। उसके बाद देखिए भारत में निम्नलिखित, भारत के इतिहास के संदर्भ में कुलियाबाप या द्रोणवाप शब्द का निर्दिष्ट करते हैं। मतलब ये जो दो वर्ड है कुलियाबाप और द्रोणवाप, ये इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको दे दिया गया है कि ये भूमि का मेजरमेंट है, भूमाप है, ठीक है। तो लैंड सर्वे चल रहा है, तो हो सकता है ऐसे पूछ दे क्वेश्चन कि ये क्या था, ठीक है ना, कि कुलियाबाप और द्रोणवाप क्या है, तो आप भी बोल दीजिएगा कि ये क्या है, भूमाप है, भूमि का मेजरमेंट है, ठीक है। इल्तुत, अच्छा गुप्त काल में, देखिए इधर प्राचीन गुप्त काल का था वो, देखिए इधर प्राचीन, प्राचीन जो है, ठीक है ना, गुप्त काल लिख देते, गुप्त काल में था ये पीडीएफ में दे दूंगी। यहाँ देखिए प्राचीन भारत में विद्वान साहित्यकार के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए, ठीक है। साहित्यकार में पाणिनि जो है पुष्यमित्र शुंग के से संबंधित है, ठीक है। अमर सिंह जो है वो हर्षवर्धन से संबंधित है, और कालिदास जो है वो चंद्रगुप्त से संबंधित है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक है। कुछ कुछ वर्ड जो है इस तरीके से लिखा हुआ है, उसको इग्नोर करेंगे। तो केवल 3 जो कह रहा है, कालिदास चंद्रगुप्त जो है चंद्रगुप्त से संबंधित है, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग जो है ना, ये शुंग, पुष्यमित्र जो शुंग है, ये पतंजलि का वर्णन मिलता है, शुंग के समय जो है ना पतंजलि का वर्णन मिलता है, ना कि पाणिनि का। और इसी से आप लोग कंफ्यूज होंगे, पाणिनि नहीं है, पतंजलि, पतंजलि रैप दोनों प से है, तो हो सकता है कि आप लोग कंफ्यूज हो। तो पाणिनि का कुछ मिलता नहीं है किसी शासन काल में, किसी मतलब राजा का नाम जो है वो नहीं मिलता है, ठीक है। उसी तरीके से ये देखिए, ये बता रहा है पतंजलि महाभाष्य की रचना की थी। अमर सिंह जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, अर्थात चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे, तथा चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में भी अमर सिंह जो है वो शामिल थे, अमर कोश की रचना भी की थी इन्होंने। उसी तरीके से महान कालिदास भी शामिल थे, ठीक है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कालिदास और अमर सिंह दोनों ही शामिल थे। तो ये भी गलत है, क्योंकि हर्षवर्धन लिख करके दे दिया गया है, ये भी गलत है, ऑप्शन सी विल बी आंसर, केवल 3, केवल 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ मैं। यहाँ देखिए निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प, रिलीफ स्कल्पचर, शिलालेखों में अशोक के परस्तर, परस्तर मतलब होता है रॉक, पत्थर, परस्तर रूप चित्र का, ठीक है ना, चित्र के साथ अशोक उल्लेखित है, मतलब चित्र भी है अशोक का, ठीक है, वैसे तो ऐसा नहीं दिखते होंगे, और उल्लेखित भी है अशोक का नाम। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा है ना कि अशोक को अशोक कहाँ लिखा गया है, इसको थोड़ा सा और ट्विस्ट किया गया है कि अशोक के पत्थर रॉक चित्र के साथ अशोक कहाँ लिखा हुआ मिला है, ठीक है। थोड़ा सा और एक लाइन अलग करके, तो आपको याद रखिएगा कि अशोक के चित्र के साथ अशोक लिखा हुआ कंगनहल्ली कर्नाटक में मिला है, कंगनहल्ली कर्नाटक से मिला है, ठीक है। इसको रिलीफ स्कल्पचर भी कहते हैं। आजकल बीपीएससी में क्या करता है, हिंदी मीडियम्स को थोड़ा और चैलेंज देने के लिए सीधे सीधे वो लिखने की जगह सिर्फ रिलीफ स्कल्पचर लिख करके दे देगा, ठीक है। तो रिलीफ स्कल्पचर कहा, तो कंगनहल्ली कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर देख रहे हैं आपके बौद्ध बुद्ध से कितना क्वेश्चन है, तो बौद्ध जो है ना उसको थोड़ा ढंग से पढ़ के जाना है इस बार। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, बुद्ध के देवतारोपण, ठीक है ना, बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान, निम्नलिखित में से विशेषता महायान बौद्ध मत की है, मतलब ये जो दिया हुआ है ना इसमें से कौन सी विशेषता जो है वो महायान बौद्ध मत की है, ठीक है। तो महायान बुद्ध की पूजा होती थी मूर्ति बना के, तो ये तो सही हो जाएगा, बोधिसत्व के पथ पर चलना सही हो जाएगा, और मूर्ति उपासना और अनुष्ठान तीनों सही हो जाएगा। तो देख लीजिए ऑप्शन, ठीक है ना, ऑप्शन 1, 2 और 3 तीनों ही सही होगा। आपको पता है ना हीनयान और महायान में डिफरेंस, हीनयान क्या था कि बौद्ध गौतम बुद्ध जिस तरीके से बोल करके गए थे उनपे उनकी ही बातों को फॉलो जो करते थे, फॉलोअर्स जो थे उनको हम लोग हीनयान कहते हैं, ठीक है। जो श्रीलंका वगैरह में आपको भारत से नीचे जितने भी आपको दिखाई देगा देश, वहां पर फॉलो करते हैं लोग। और महायान जो है ना गौतम बुद्ध को ही भगवान मानने लगे, मूर्ति पूजा होने लगी, अनुष्ठान धार्मिक कर्मकांड जैसे चाइना जापान, जो भारत से ऊपर वाला जो हिस्सा है वहां पर आप देखिएगा। तो मैं तो ऐसे ही याद रखती हूँ, हीन मतलब नीचा, मतलब याद करने के लिए, ठीक है ना, हीन मतलब नीचा, यानी कि
जो भी कंबोडिया है आपको, श्रीलंका है, यानी नीचे वाला जो आपको साउथ एशिया के जो कंट्री है वहाँ हीनयान चलता है। और भारत से ऊपर, ठीक है ना, जो कंट्री आपको जापान हो गया, आपको चाइना हो गया, वहां पर कौन चलेगा, तो वहां पे महायान चलेगा। जो ओल्ड फिलोसफी को जो फॉलो करते, बुद्धा की फिलोसफी को जो फॉलो करते, वो हीनयान संप्रदाय, और बुद्ध को ही भगवान मान लेने वाले महायान संप्रदाय। ठीक है, नागा अर्जुन भी महायान संप्रदाय से थे। इस तरीके से याद रखती हूँ मैं, आप लोग भी यूज कर सकते हैं। गुप्त काल के दौरान भारत में बलात् श्रम, ठीक है ना, बलात् श्रम मतलब फोर्स लेबर, लेबर फोर्स, ठीक है ना, विष्टि भी कहते हैं ये, वैदिक सिविलाइजेशन में विष्टि शब्द का यूज होता था। वैसे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है ना, जो फोर्स लेबर होता है ना, लेबर जो होता था उसके लिए क्या सही था, ये पूछ रहा है गुप्त काल में, गुप्त काल के दौरान। इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत तथा जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर, विस्टिट कर का नाम सुने होंगे आप लोग, विस्टिट टैक्स, विस्टिट कर का नाम सुने होंगे गुप्त काल में, तो टैक्स समझा जाता था। यह गुप्त साम्राज्य के मध्य प्रदेश तथा काठियावाड़ क्षेत्रों में पूर्णतः अविद्यमान था, मतलब पाया नहीं जाता था। बलात् श्रमिक साप्ताहिक मजदूरी के हकदार होता था। मजदूर के ज्येष्ठ पुत्र को बलात् श्रमिक के रूप में भेज दिया जाता था। ठीक है, तो इसमें से पूछ रहा है ना कि कौन सा सही है, तो इसमें से ये सही है, ऑप्शन ए, इसमें से सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए सही है। इसको याद रखिएगा कि विष्टि क्या होता है, एक प्रकार का कर होता था गुप्त काल में। ठीक है, इसको याद रखिए। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक आर्यों और सिंधु घाटी के लोग की संस्कृति के बीच में अंतर अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। क्या पूछ रहा है कि ऋग्वैदिक आर्य और सिंधु घाटी के लोग, वैदिक सिविलाइजेशन और ऋग्वैदिक सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो कल्चरल डिफरेंस था, उसके लिए 4 स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है और आप इसमें क्या अंतर है उसको आपको समझना होगा। ऋग्वैदिक कालीन आर्य कवच और शीर्षास्त्र, जिसको हेलमेट, का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग में इनका उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। दूसरा, ऋग्वैदिक आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र यानी कॉपर का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग केवल तांबे और लोहे का ज्ञान था। तो आप लोग तो ऐसे भी छाट लीजिएगा, मुझे पता है। ऋग्वैदिक आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते भी थे। ठीक है, तो पूछ रहा है कि दिए गए में से जो है ना, क्या पूछ रहा है, कौन सही है कि कौन गलत है? सही पूछ रहा है, सही पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए, दो तो गलत हो जाएगा, दो को तो आप लोग ऐसे भी काट लीजिएगा ना कि सिंधु सभ्यता के लोग सिर्फ और सिर्फ तांबा को जानते थे, और लोहा को कहाँ से जानेंगे। ठीक है ना, कॉपर से ये ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन था ये, तो लोहा का तो खोज ही आपको लेटर वैदिक में होगा ना, लेटर वैदिक पीरियड में होगा आपको 900 BC में। तो लोहा को तो यहाँ नहीं जानते थे, तो ये तो ऐसे भी काट दीजिएगा आप लोग। और यहाँ पे घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते। घोड़े का साक्ष्य मिला है, तो कोटदा से घोड़े की हड्डी की साक्ष्य और घोड़े का दांत, घोड़े का जो दांत है उसकी साक्ष्य, तो मतलब जानते तो थे, इसीलिए ये ऑप्शन जो है ना, ये भी गलत हो जाएगा। घोड़े की हड्डी की साक्ष्य और घोड़े के दांत दोनों ही मिले हैं। घोड़े की मृण मूर्तियां, मृण मतलब होता है मिट्टी की मूर्तियां भी मिली है। तो यही सब आपको लिख करके ये देगा। ऑप्शन ए देखिए सही है, ऑप्शन ए सही है, सिर्फ और सिर्फ ए सही है, बाकी सब आप लोगों के ऊपर है, सब पढ़ लीजिएगा आप लोग। देखिए यही लिख रहा है कि मोहनजोदड़ो में मिट्टी से बनी हुई घोड़ों की आकृति मिली है, कहने का यही मतलब है ना कि जानते थे। ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते थे कि जानते नहीं। आगे चलिए, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर से विचार कीजिए। सौत्रांतिक और समैत्रिक जैन मत के संप्रदाय हैं। स्थरवादी की मान्यता है कि दिग्विषय फिनोमिना के अव्यय पूर्ण क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त के रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं। ये थोड़ा ज्यादा टफ हिंदी है, ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा देखिएगा कि पूछ रहा है कि इसमें से कौन सही है। ठीक है ना, कौन सही है, तो ऑप्शन 2 जो है ना, ऑप्शन बी जो होगा वो सही होना चाहिए।
देखिए यहाँ लिखा हुआ ऑप्शन बी सही है। सौत्रांतिक एवं समित्र जो है ना वो बौद्ध धर्म का, तो एक ऐसे ही मैंने काट दिया था कि ये जो है ना ये जैन जैन मत लिखा है ना, ये बौद्ध मत है, ठीक है ना, बौद्ध संप्रदाय है, तो ये गलत हो जाएगा और सेकंड जो है वो सही हो जाएगा। फिर भी एक्सप्लेनेशन पढ़ देती हूँ। स्वतांत्रिकवाद बौद्ध दर्शन के एक संप्रदाय है जिनका मत था कि तीनों काल, वर्तमान, भूत और भविष्य, संसार की सभी वस्तुओं का अस्तित्व है, वे आसार नहीं है। उनके अनुसार दिग विषय जो फिनोमिना के अव्यय पूर्ण क्षणिक नहीं है, यही पूछ रहा है ना, पूर्ण क्षणिक नहीं है, पूर्ण क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त के रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं, ठीक है, सदैव विद्यमान रहते हैं। तो ऑप्शन ये तो सही हो जाएगा। ये जो पूरा स्टेटमेंट ही यहाँ से उठा करके दे दिया है, यहाँ से ऑप्शन 2 जो है ना, यहाँ से यहाँ तक पूरा स्टेटमेंट ही उठा के दे दिया है, तो ये सही हो गया। और ये जो सौत्रांतिक और समिति है वो जैन मत नहीं है, बौद्ध मत है, इसलिए ए जो है वो गलत हो जाएगा और ऑप्शन 2 जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था? अवंती, कौशल, गंधार और मगध। तो पूछ रहा है, ये तो आप लोग भी बता दीजिएगा कि गौतम बुद्ध जो है ना उनके जिंदगी से किसका किसका संबंध है, ठीक है। तो यहाँ पर बोल भी दिया है कि बी सही होगा, 2 और 3 सही है, पूछ रहा है गलत बता रहा है। गंधार और कौशल। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा का, देखिए हाँ डी, ये अच्छा डी लिखा हुआ, मैंने गलती से बी टिक किया है ना, वही मैं कहूँ कि जो गलत है उसको सही कैसे बता। गांधार कहाँ से जाएंगे गौतम बुद्ध? गांधार प्रांत कौन सा, शकुनी वाला गांधार है, ये वाला जो तक्षशिला वाला प्रांत है ये गांधार था, तो यहाँ कहाँ से पहुंच जाएंगे, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो गौतम बुद्ध देखिए डी हो जाएगा आंसर, 3 और 4, 3 और 4, ठीक है। कौशल से संबंधित थे और मगध से संबंधित थे, ठीक है, कौशल से संबंधित थे और मगध से। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा का प्रचार, ज्यादा उपदेश जो है वो श्रावस्ती में दिए थे, जो कौशल की राजधानी थी। तो पहला जो आपको पता है ना, श्रावस्ती में उन्होंने श्रावस्ती में क्या दिया था, अपना ज्यादातर उपदेश। ये क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज्यादा उपदेश, ठीक है ना, सबसे पहले उपदेश, सबसे पहले प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो बोल दीजिएगा कि सारनाथ। सारनाथ, इसमें बड़ा कंफ्यूज करता है लोग। एक ये हो गया, और दूसरा क्या बोल रहा है, सबसे ज्यादा उपदेश, सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती, ठीक है, श्रावस्ती क्या थी, कौशल की महाजनपद, याद आ गया होगा, कौशल की राजधानी थी। तो इसलिए ऑप्शन आपको कौन सा, बी 3 और 4 सही हो जाएगा। तो डी में है, उसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड, 3 और 4 हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? 3 दिया है, इनके विशाल महल और मंदिर होते थे, गलत हो गया, शुरू में ही मंदिर के कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं, ठीक है, इंदस वैली से मंदिर के कोई भी साक्ष्य नहीं मिले। वे देवियों और देवताएं दोनों की ही पूजा करते थे, बिल्कुल। वे युद्ध में, है ना, पशुपति देवता का भी मिला है, फिर आपको मूर्तियां मातृ देवी का। वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे गए रथों का, ये भी गलत हो गया। घोड़ा को जानते थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका उपयोग करते थे, ठीक है ना। कहीं पर एक जगह से हड्डी मिलना या दांत का टुकड़ा मिलना या मूर्ति मिलने का मतलब ये नहीं है कि उनका यूज होता था, ठीक है। तो यूज नहीं होता था, रथ नहीं खींचता था। तो 2 और 3 दोनों ही गलत हो जाएगा। सही पूछ रहा है तो ए जो है वो सही हो जाएगा, सही चित्रण कर रहा है तो आपको केवल दो, ठीक है ना, ऑप्शन बी। ऑप्शन के हिसाब से कोड है, ये कोड के हिसाब से सेट कर लीजिएगा। बाकी जो मैंने बोला वैसा ही कुछ यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया होगा, ठीक है, उसको आप लोग पढ़ेंगे खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री जो युआन चुआंग तथा तत्कालीन भारत की समान दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया है। तो ऑप्शन दिया है, इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, सड़क और नदी मार्ग लूट मार्ग के लिए पूरी तरह सुरक्षित थे। जहां तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल, विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोषता अथवा दोष का निर्णय करने का साधन था। और व्यापारिकों को नौघाट
और नावों पर शुल्क देना पड़ता था। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि कौन कौन सा जो है वो सही है। ठीक है ना, सही ही पूछ रहा है ना। पहले ये जरूर देखिए आप बीपीएससी में सही है और सही नहीं है। मैं खुद भी जब क्वेश्चन जब मैं बनाती हूँ तो सबसे पहले मैं देखती हूँ पूछ क्या रहा है। जानते हुए भी एक नंबर जब कटता है ना तो वो बहुत बड़ा गिल्ट हो जाता है। ठीक है, घर आकर के आपको लगेगा कि क्यों ऐसा कर दिए। तो सही है और सही नहीं है ये जरूर देखिएगा। तो यहाँ सही है पूछ रहा है, तो 2 और 3। ठीक है ना, ये लूट मार के लिए पूरी तरीके से सुरक्षित बिल्कुल नहीं था। हर्षवर्धन वाला याद है ना, यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था। जब भी भारत भारत जब जब आया है उसका पूरा का पूरा जितना यात्रियों का राजकुमार, क्यों? क्योंकि जब भी आता था पूरा अंगूठी ज्वेलरी पता नहीं क्या क्या पहन के रहता था, और जब आता था तो लूट मार हो जाता था उसके साथ। ठीक है, तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं था, तो ये गलत हो जाएगा। और 2 और 3 जो है वो सही हो जाएगा। तो देख लीजिए कि ऑप्शन ए में क्या दिया, 1, 1 और 3, 2 और 3, तो बी हो जाएगा आंसर। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। तो ये इसको आप लोग कर लीजिएगा, फिर इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एक बार पढ़ लीजिएगा, मैं पीडीएफ दे दूंगी, क्योंकि मैं जो बता रही हूँ वो एकदम आपको समझ में आएगा। ठीक है ना, लेमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रही हूँ और इसी बात को लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था का अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली त्रिश्री, ठीक है ना, त्रिश्रेणी त्रिश्रेणी संगठन के संदर्भों में निम्नलिखित में से कौन सा नस्क साधन, देखिए ये काफी इस तरीके से लिखा हुआ है इसलिए थोड़ा कथन सही है ये है। ठीक है ना, कौन सा, ठीक है, तो कौन सा इनमें से कौन सा कथन सही है? प्रत्येक त्रिश्रेणी राज्य के एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती है और प्रशासनिक स्तर पर राजा उसका प्रमुख होता है। अच्छा, त्रिश्रेणी ही वेतन काम करते हैं करने के नियमन मानक की कीमतों को सुनिश्चित करती है। और तीसरा, त्रिश्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही पूछ रहा है? तो ये हो जाएगा 2 और 3। ठीक है ना, देखिए श्रेणियां दिया हुआ है, शिल्पकार और व्यापारियों का एक संघ होता था। इसका लक्षण जो है वो खानी सदस्यों की सहायता करना होता था। राज्य की अर्थव्यवस्था में मुख्य भूमिका निभाती थी ये। ठीक है, मुख्य भूमिका निभाती थी, कहाँ पर लिखा हुआ था, एक जगह मैंने पढ़ा ऊपर में। और जो श्रेणी का काम जो है नियम वेतन मानक और कीमतों की सुनिश्चित करती थी। देखिए सेकंड वाला में लिखा होगा, ये तीसरा वाला में मानक कीमत ये सब सुनिश्चित करनी थी। इसके कारण देखिए एक जो है वो गलत हो गया, यहाँ से दूसरा का ऑप्शन दिया हुआ है और ये तीसरा का है, यानी 2 और 3 जो है वो सही हो जाएगा। आप ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन में ऑप्शन सी 2 और 3 सही है। देखिए निम्नलिखित में से किसान, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसान किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? ठीक है, तो यहाँ तो दंती दुर्ग दिया है, तो कुछ आसान क्वेश्चन भी होगा। ठीक है, सिर्फ फाउंडर का नाम भी याद रखना है आपको। आसान क्वेश्चन भी होगा, जो राष्ट्रकूट साम्राज्य का नींव किसने रखा? तो दंती दुर्ग, यही लिख के दिया होगा। उसके बाद प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण, जो आक्रमकों जो होते थे, जो इन्वेडर्स होते थे, के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? ठीक है ना, कैसे कैसे आए थे? ठीक है, यूनानी शक कुषाण, शक यूनानी कुषाण, यूनानी कुषाण शक, और शक कुषाण और यूनानी। ठीक है, तो सबसे पहले हिंद यूनानी आएंगे, इंडो ग्रीक आएंगे, तब शक आएंगे और तब कुषाण आएंगे। तो ये क्रम है और ये आपको सजा लेना है। ठीक है, ये क्रम है और आपको मिडिल एंशिएंट में, ठीक है, इतना तो आता ही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासन बौद्ध मत के विरोधात्मक थे और पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। ठीक है, अब इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। देखिए यहाँ पे खाली सही है सही है, यूपीएससी का जो ट्रेंड है वो सही है, और जस्ट इसका उल्टा बीपीएससी कर देगा कि सही नहीं। मैंने तो जो नोटिस किया है बीपीएससी में सीधे पूछता है कौन सा कथन सही नहीं। तो इस पे भी थोड़ा ध्यान रख के चलिएगा, ऐसा ना हो कि पीवाई क्वेश्चन आप सेट करके बना के गए हैं, क्वेश्चन सेम दिख रहा है ऑप्शन के साथ और उसमें बस एक वर्ड का अंतर है, नहीं। तो थोड़ा इस बात को थोड़ा नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोग फंसे ना कि पढ़ा तो था मैंने, गलत कैसे हो गया। तो ऑप्शन बी जो है केवल 2 सही होगा। ठीक है ना,
दक्षिण भारत में इतना के दौरान आंध्र के इक्ष्वाकु वंश का शासन था और इस वंश में कुल 7 शासक हुए, जिसकी सभी रानियां बौद्ध मतावलंबी थी, बौद्ध धर्म को मानने वाली थी। ठीक है ना, तो यही ना पूछ रहा, दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासन ये, हाँ विरोधात्मक थोड़ी थे, तो ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन 2 जो है वो सही होगा। ठीक है ना, मतावलंबी मतलब कि मानने वाली थी, तो इसको याद रखिएगा। पूर्वी भारत के पाल वंश ने बौद्ध धर्म का समर्थन किया, जिसमें बंगाल एक महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र के रूप में उभरा। ठीक है, क्योंकि बंगाल में उस समय का बंगाल जो था वो पूरा का पूरा आपको प्रांत लिए हुए बैठा हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिकी नहीं है? मतलब 4 नाम दिया हुआ है और बोल रहा है कि इनमें से कौन जो है ना वो इनमें से कौन एक जो है ना वो अन्य तीनों जैसा नहीं है। जैसे बिंबिसार, ठीक है, इसके समकालीन गौतम बुद्ध, ठीक है, प्रसेनजीत और मिलिंद। ठीक है, तो मिलिंद जो है ना, मिलिंद पन्हो सुने होंगे आप लोग, तो मिलिंद जो है वो आपको संबंधित नहीं है। देखिए यहाँ थोड़ा सा ये यहीं से शुरू किया, देखिए यहाँ सही है, ऑप्शन सी होगा, संबंधित नहीं है पूछ रहा है, तो मिलिंद जो है ना वो इन तीनों से संबंधित नहीं है। ये लोग एक साथ कंटेम्पररी थे, ये लोग एक समय के। ठीक है ना, कौन कौन? बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत, यही लिख करके दिया होगा, कुछ अलग नहीं लिख के देगा। हो सकता है कि बस यहाँ पर क्या है, बस इसको यहाँ से शुरू किया है इसलिए ऐसा लग रहा है आपको। ठीक है, मिलिंद होगा आंसर, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। बाकी पढ़ लेंगे आप लोग। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो आप लोग को पता है ना, अथर्ववेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र, वशीकरण, इन सब के बारे में दिया गया है, तो यही लिख करके दिया है, ऑप्शन सी विल बी आंसर। मैंने कहा ना, हमेशा ही टफ क्वेश्चन नहीं आता, इजी क्वेश्चन भी रहेगा। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष दक्षिणवर्ती आगमन को रोका गया, आगे का क्वेश्चन वहां पर देखिए नहीं है, तो किसने रोका था? नर्मदा नदी के तट पर हर्ष को दक्षिण में जाने से किसने रोका था? तो आपको राष्ट्रकूट याद होगा आपको, यहाँ पर पुलकेशिन द्वितीय का नाम, एहोल अभिलेख है ना, चालुक्य वंश, उस समय यहाँ पे कौन सा वंश था? चालुक्य। दक्षिण, मैंने अभी उत्तर भारत का कुछ कुछ कराया ना, जैसे कि मैंने आपको वर्धन वंश, कन्नौज का, मोखरी वंश ये कराया, तो उस समय जो दक्षिण भारत में था ना, यह नर्मदा नदी के नीचे, यहाँ पर वो कौन सा वंश था? चालुक्य वंश था, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चालुक्य वंश का के साथ पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध हुआ था। ठीक है ना, गुजरात विजय के लिए नीचे जाना चाहता था हर्षवर्धन, क्योंकि ऊपर नॉर्थ में सब जीत लिया था, तो यहाँ पुलकेशिन द्वितीय ने इसको पराजित किया है। ठीक है ना, हर्ष को पराजित किया था, और एहोल अभिलेख में इसकी चर्चा मिलती है। तो ये आप लोगों के लिए है, इतना देख लीजिएगा। नर्मदा नदी में किसने, तो ऑप्शन कहाँ गया जी? पुलकेशिन, हाँ ऑप्शन ए, ऑप्शन ए विल बी आंसर, ऑप्शन पुलकेशिन। अच्छा, द्वितीय है ये, पुलकेशिन प्रथम। थोड़ा ये भी देखिएगा, जल्दीबाजी में मुझे वीडियो बनाना है, ठीक है, आप लोग के पास पूरा समय रहेगा एग्जाम में। पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय एक शब्द में भी गड़बड़ हो सकता है, तो ऑप्शन बी जो है ना वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन दिया हुआ है, हर्षवर्धन ने प्रयाग में संसद आयोजित किया था, उसका कारण दिया है कथन का, ये स्टेटमेंट है, और कारण, वह बौद्ध धर्म में केवल महायान शाखा को लोकप्रिय बनाना चाहता था। ठीक है, तो इसका बी है, ठीक है ना, ए और बी, त लिखा हुआ, ए और त दोनों ही अलग अलग बातें हैं, परंतु ए त की सही व्याख्या नहीं करती। देखिए दोनों सच तो है, लेकिन जो ऐसा नहीं है कि वो महायान शाखा को ही लोकप्रिय बनाना चाहता है, सही तो है, लेकिन बी जो है ना वो जो कारण है वो फुलफिल नहीं करता, ये सच्चाई नहीं है। बाद बाकी ये लिख के दिया हुआ है कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। ए और त यानी कि कथन और कारण दोनों ही सही है, लेकिन कारण जो है ना वो कथन को फुलफिल नहीं करता है। फिर ये लिख करके दिया है, इसको थोड़ा पढ़ लेंगे आप, कि हर्ष एक धर्म सहिष्णु शैव मतावलंबी यानी शैव धर्म को मानने वाला था, पहले शैव धर्म को मानता था, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। वह अन्य धर्मों को भी समान दृष्टि से देखता था। अपनी बहन राज्यश्री के कारण वह बौद्ध धर्म की ओर आकृष्ट हुआ, और हेंग सांग के प्रभाव के कारण वह बौद्ध धर्म का
अनुयायी बन गया। पहले शैव धर्म का था, बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। हेंग सांग के सम्मान में बौद्ध धर्म का प्रसार के लिए हर्ष ने कन्नौज में एक सभा बुलाई थी। तो वही पूछा था ना, कन्नौज में सभा बुलाई, जिसमें 20 राजाओं के राजा, विभिन्न धर्मों के विद्वान, ब्राह्मण, हीनयानी और महायानी, देखिए दोनों को हीनयानी महायानी सभी इकट्ठे हुए थे। और इस सभा ने महायान संप्रदाय की श्रेष्ठता को स्थापित किया। मतलब ऐसा नहीं चाहता था वो कि हम सिर्फ और सिर्फ महायान को ही आगे बढ़ाए, लेकिन वो महायान संप्रदाय को मानने वाला था। ठीक है, इसलिए बोल रहा है ए और बी सही है, लेकिन कारण जो है वो कथन को पूरा नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल के उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता है? ये क्वेश्चन मुझे तो लगता है कि बीपीएससी में पूछा भी है, किस बीपीएससी में, आई गेस 66, 64 किसी में भी, लेकिन ये क्वेश्चन मुझे लगता है पूछा है कि गुप्त काल में उत्तर भारत में, ठीक है ना, उत्तर भारत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक पतन, जहां जहां पतन लिखा हुआ है समझिए बंदरगाह का बात कर रहा है, पोर्ट बंदरगाह, उत्तर भारत के लिए कौन सा है, तो ताम्रलिप्ति। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, एंशिएंट हिस्ट्री यहाँ खत्म होता है। कोशिश करूंगी कि आगे भी इस तरीके के यूपीएससी के पीवाईक्यू को मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूं। ठीक है, थैंक यू। हो गया, रोक दीजिए।